हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी एग्जाम के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 नंबर सेट तक चर्चा किया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी एग्जाम में 30 मैथ और 30 रीजनिंग होते हैं। तो 1 से 9 नंबर सेट तक हमने उन सवालों को देखा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, साथ ही उन्हें हम किस तरह से बना सकते हैं। आज हम सेट नंबर 10 में कुछ नया सीखेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि सवाल को किस तरह से हम बनाएं। देखिए, सवाल को परीक्षा में बनाना और यहाँ पर बनाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से सवाल को बना लेते हैं, लेकिन अब हम सेट नंबर 10 पर पहुँच गए हैं तो हमें अब टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। यानी हमें स्पीड की भी तलाश करनी होगी, हमें किस तरह से सवाल को बनाना है ताकि हम वहाँ पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन जो बनाना होता है CBT 1 में वो आसानी से पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट कर सकें। तो आइए आज हम सेट नंबर 10 को देख लेते हैं और इनके सवालों को देखते हैं। सबसे पहले हम सेट नंबर 10 के सवालों का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा गया है। उसके बाद हम सवालों को देखेंगे और सवालों में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज हम टाइम मैनेजमेंट पर भी चर्चा करेंगे, यानी सवाल को हम परीक्षा में किस तरह से बना सकते हैं। आज हम आपको सवाल लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप सवाल को ये देखें कि यहाँ पर हम जो सवाल बना रहे हैं अगर लॉन्ग मेथड से बन रहा है तो वहाँ परीक्षा में हमें किस अनुसार से बनाना है। आपको हर हाल में का एक निश्चित टाइमिंग के अंदर आपको परीक्षा में सवाल को डील करना है। तो आइए आज सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। सेट नंबर 10 में अगर बात करें तो मैथ के उसी अर्थमेटिक, ग्राफ, एडवांस और माध्यमातिका बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड से बांटा गया है। तो मैंने एडवांस अर्थमेटिक में यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं ग्राफ से 3 क्वेश्चन और एडवांस मैथ से 3 क्वेश्चन और माध्यमातिका बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये चैप्टर सवाल बार बार आ रहे हैं तो आपको ये तो कमांड करने की कोशिश करनी होगी कि ये सवाल हमसे छूटे नहीं, और साथ ही इन सब चीज़ों पर भी आपको बेहतर ध्यान। देखिए, मैथ ही एक सब्जेक्ट है एनटीपीसी एग्जाम में जो आपका 100% अंक दे सकता है, क्योंकि मैथ में गलतियां नहीं है और मैथ के जो लेवल है एनटीपीसी के उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। रीजनिंग के सवालों में कन्फ्यूजन है, जीएस के सवालों में कन्फ्यूजन है, कहीं पर उनके सवाल के आंसर कुछ और बता रहे हैं, वो मेरे कुछ और आ रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए आप मैथ को ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करें कि मैथ के सवाल तो एक भी हम गलती नहीं करें। चलिए, रीजनिंग से यहाँ पर 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी तरह से मैथ और रीजनिंग अगर सबको जोड़ें तो 61 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आपका टारगेट 60 क्वेश्चन का होता है, लेकिन कभी कभी 60 से 61 पूछ दिया जाता है, कहीं 59 पूछ दिया गया है। तो आप उससे डरे नहीं, आप उससे तैयार रहें उसके लिए कि अगर 60-59 पूछे फिर भी हम 55 का स्कोर कम से कम कर लें। अगर जीके जीएस की बात करें सेट नंबर 10 में, तो सेट नंबर 10 में जनरल स्टडी पेपर जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को रखते हैं, तो हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हिस्ट्री से हर सेट में लगभग 4 से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी कवर रखना है। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, पोल साइंस से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से एनटीपीसी एग्जाम में थोड़ा कम सवाल होते हैं, फिर भी आपको तैयारी लेके चलनी है। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे आप टेक्निकल क्वेश्चन बोलते हैं 3 क्वेश्चन पूछा गया। यानी सब मिला करके अगर जनरल स्टडी की बात करें तो 14 क्वेश्चन पूछा गया था और जनरल साइंस में भी 14 क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे होंगे एक आंकड़ा निश्चित किया जा रहा है, हर इस 3 पार्ट को लगभग बराबर बराबर में बांटा जा रहा है, कहीं पर थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। तो आपको ये एक लेके चलना होगा। आपको कोई भी अगर पार्ट में आप कमजोरी करेंगे या बेईमानी करेंगे तो आपको भुगतान उसका करना पड़ेगा। अदर्स पेपर की बात करें तो मिसलेनियस से 4 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 1 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन मिले हैं। देखिए, पिछले जो 2016 में एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें करेंट अफेयर से थोड़ा कम सवाल देखने को मिले हैं। आगे जाकर वही 2016 के एग्जाम में CBT 2 के वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में कहीं पर 6 और 7 भी सवाल देखने को मिले हैं। तो जो सवाल एनटीपीसी एग्जाम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में करेंट अफेयर ज़्यादा मिला है, किसी में कम मिला है, तो आपको ये तैयारी पूरी लेके चलनी होगी। किसी भी पार्ट को आप मतलब छोड़ करके नहीं चल सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है इसके कारण। तो आपके टोटल जो मैथ या आपके जनरल स्टडी, जनरल साइंस और अदर्स पेपर की बात में
सब में टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 39 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। 14, 14, 28 और 11, 39। 39 में से 25 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है, यानी 39 और 61 मिला के यानी 100 क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन में हम तो यही टारगेट अपना रख रहे हैं कि 55 + 25 करना है, ताकि हम 80 नंबर ले आएँ। देखिए, अगर आप 80 नंबर को टारगेट करते हैं और 70-75 नंबर भी अगर आप लाते हैं तो आप मतलब किसी तरह से पीटी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 80 नंबर के लिए क्वालिफाई करने के लिए लड़ते हैं कि हमको 80 नंबर लाना है, तो आप निश्चित सेफ जोन में हैं, आप आसानी से मेरिट पर पहुंच सकते हैं। अगर आप इसमें 80 नंबर लाएंगे तो CBT 2 में आपके बिल्कुल आप 90 नंबर तक ला सकते हैं। और याद रखिए कि 80-90 से ऊपर मेरिट नहीं जाता है, आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। आज हम सवालों इनको देखते हैं, साथ ही सवालों में ये भी देखेंगे कौन सवाल को हम परीक्षा में कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप सवाल लॉन्ग मेथड से बताते थे, 1 से लेकर 9 नंबर तक सेट तक मैंने लॉन्ग मेथड का यूज किया है। लेकिन अब यहाँ से लॉन्ग के साथ मैं शॉर्ट मेथड का भी यूज करूँगा कि परीक्षा में कैसे बनाना है। देखिए, मैं आपको अगर बताने की बात है तो पूरे सवालों को मैं आपको ट्रिक से बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक से ना बता करके आपको लॉन्ग मेथड से बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सभी लोग यहाँ पर ट्रिक नहीं पढ़ चुके हैं। जो मेरे द्वारा जो हैं बच्चे या जो नया शुरुआत किए होंगे वो अभी ट्रिक नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है जो मेरे द्वारा ट्रिक बताया जाए वो उनको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। लेकिन सेट नंबर 10 से अब हम लॉन्ग मेथड और ट्रिक दोनों को ध्यान में देखेंगे। साथ ही कौन से सवाल को किस तरह से बनाना है और कहां पर हमें टाइमिंग बचा लेना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो आइए आज सेट नंबर 10 को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस लेवल का सवाल पूछा गया है। सेट नंबर 10 का सबसे पहला सवाल पूछा गया है। देखिए, सेट नंबर 10 का सबसे पहला सवाल क्या है? 97 गुने 97। तो लोगों के पास क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 97 को 97 से गुना करने लगते हैं। तो देखिए, इसमें जब आप गुना करिएगा, ये तो आसान सवाल है, गुना करिएगा, लेकिन टाइम तो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहला मेथड, जिसमें आप देखिए टाइम बर्बाद करते रहे। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, इस 97 गुने 97 का मतलब होता है कि 97 का स्क्वायर पूछा गया है। तो अगर आपको 97 का स्क्वायर का ट्रिक पता रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, या 97 का स्क्वायर अगर आपको याद रहता है तो बना सकते हैं। अगर नहीं याद है तब कैसे बना सकते हैं सवाल को कम समय में? सो देखिए, इसमें गुना करने में आपका काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखिए, 100 से देखना है, आधार संख्या 10, 20, 30 के आधार पर चलता है और 100 तक जाता है। 10 के लिए 1, 20 के लिए 2, उसी तरह से 100 के लिए 10 से हम गुना करते चलते हैं। ये आधार संख्या मानते हैं और इस अनुसार से हम काम करेंगे। देखिए किस तरह से काम करेगा। 97 जो है उस 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना कम है? 100 से 3 कम है, तो जितना कम रहेगा या जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और देखिए जितना कम रहेगा, जैसे 100 से कितना कम है? 3 कम है, जितना कम रहेगा उतना और कम कर देना है। यानी 100 से अगर ये 3 कम है तो 3 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। और आधार संख्या 100 के लिए कितना यूज करते हैं? 10 से गुना। अगर रहता 70 के लिए तो 7 से, अगर 60 के लिए तो 6 से, 20 के लिए 2 से, उसी तरह चलते था। देखिए इसमें 100 के नजदीक था तो आधार संख्या 100 लिए थे, तो 100 के लिए किससे गुना? 10 से। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 940, यानी 9409। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपके बी में 9409 है। देखिए इस मेथड पर जब हम आपको क्लास में मैथ पढ़ाएंगे तो आपको ये सब सारी चीजें ट्रिक में बताएंगे हम आपको। देखिए मैथ में बहुत सारा ट्रिक होता है बताने के लिए, और अभी हम सेट सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना है कि सभी बच्चे को समझ में आ जाए। और अगर हम ये ट्रिक सारी चीजों में बताने लगेंगे तो बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें दिक्कत होगी। फिर से एक बार इन बातों को ध्यान दे देते हैं। जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा, देखेंगे कि किस आधार संख्या के नजदीक है, और आधार संख्या 10-10 के अंतराल पर होता है। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 तक जा सकते हैं, उसके आगे भी आप जा सकते हैं। अब देखिए ये 97 लिखा हुआ है कि ये किस आधार संख्या के नजदीक है? ये आधार संख्या 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना कम है? तो 3 कम था, जितना कम था उसका स्क्वायर कर दिए, और जितना जैसे 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, 9 हो गया 3 का स्क्वायर। और जितना कम रहेगा उतना और ले लेंगे, तो 97 जो है 3 कम है तो 3 और ले लेंगे। नेता गांधी हम लगाएंगे, जो गरीब है उसको और गरीब कर देना है, जो अमीर है उसको और अमीर कर देना है। तो देखिए 3 कम कर दिए तो कितना हो गया? 94। और आधार संख्या 100 के लिए 10 का गुना करते हैं, तो 10 से गुना किए तो आ गया 9409। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका पहला सवाल हो गया। देखिए हर सवाल में आप टाइम बचा सकते हैं, अगर ये सब चीजों पर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आप बिल्कुल समय बचा लेंगे। दूसरा सवाल क्या है? कथन और निष्कर्ष का है। कहता है आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं। ये बात सही है, जब आम पक जाता है तो मीठा लगता है खाने में, और जब आम कच्चा होता है तो खट्टा लगता है। कहता है कारण, क्या कारण है कि जब आम पका होता है तो मीठा लगता है? तो कारण बता रहा है
कि आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। सही विकल्प को चुना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए ए और आर दोनों सही है। ए का मतलब हुआ कि आम पके हुए और मीठे होते हैं, आम पके मीठे होते हैं, तो ये बात तो सही है कि पका हुआ आम मीठा होता है। दूसरा बात है कि आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होता है, ये बात भी सही है कि भारत में गर्मी में ही आम मिलता है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आम गर्मी में मिलता है इसके कारण वो मीठा होगा, ये कहना गलत है। देखिए जब हम ग्रीन हाउस के प्रभाव के द्वारा जब आम की खेती करेंगे, तो जब हम ठंडे में भी खेती कर सकते हैं ग्रीन हाउस में जब प्रभाव लगाएंगे तो। और याद रखिए जब ग्रीन हाउस के द्वारा हम आम की खेती करेंगे तो ठंडा में भी जो आम पकेगा वो भी मीठा ही होगा। आम गर्मी में पके चाहे ठंडा में पके, पका हुआ आम मीठा ही लगेगा। तो कभी भी आर जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों बात सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सो देखिए 12,500 रुपया पी का मान दिया हुआ है, साधारण ब्याज से सवाल है। 12,500 रुपया 2 वर्षों के लिए, टी का मान दिया हुआ है 2 वर्ष आपके सवाल में, और कहता है 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताइए, और आर का मान है 20%। ठीक है, तो कहता है साधारण ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्वता मूल्यों में कितना अंतर है। देखिए जब अंतर का बात आता है तो साधारण ब्याज का अंतर क्या आपसे पूछेगा, यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया है। परिपक्वता मूल्य का मतलब आप ये मतलब मत समझ जाइए कि कुछ और पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे परिपक्वता मूल्य का मतलब होता है मिश्रधन, लेकिन मिश्रधन का अंतर क्या पूछेगा ये, तो इसी के अंतर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 के दी होल स्क्वायर। दरअसल यही फार्मूला सी आई माइनस एस आई का भी है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100 का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डी अंतर पूछा गया इसलिए इसका यूज करेंगे, तो ये भी तो फार्मूला सेम ही है, सी आई माइनस एस आई का है। तो सवाल का भाव आपको पकड़ना होगा कि यहाँ पर सी आई एस आई का अंतर आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपसे डी पूछा गया, तो डी का वैल्यू डी निकालना ही है, पी का वैल्यू 12,500 और आर का वैल्यू कितना है 20%। आई जब 2 वर्ष के लिए रहता है तभी यूज यहाँ पर 2 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20%, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 गुने 100 यानी 4 जीरो आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कट गया, तो गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 500 रुपया आ जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया 500 रुपया। देखिए जब सवाल का भाव हमें पता चल गया कि CISI माइनस का ये फार्मूला यूज हो सकता है सवालों में, तो इसको आप शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए ये तो पहला तरीका हो गया जो आप सीख रहे हैं। अब देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि परीक्षा में कैसे बनाना है सवाल को। देखिए जितना कम टाइम में आप बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर है। देखिए हम आपको आगे जाके क्लास में पढ़ाएंगे कि साधारण ब्याज जिसे CI माइनस SI होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है फार्मूला यूज करते हैं। देखिए हम दोनों फार्मूला भी लिखते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। CI के लिए हम 2R स्क्वायर का यूज करते हैं, तो 2R तो 20 दूनी 40 और 20 20 से 400 यानी 44%। ये कैसा आएगा हम बता चुके हैं 44%। जब 20 दूनी 40 किए और ये 400 आ गया, तो जब 2 अंक ही लिखा था तो डबल जीरो लिखा था 4 आगे आ जाता है तो 44 हो गया। और SI बराबर होता है सीधे R गुने T%। इसे देखिए 100 ट्रिक है मैथ बनाने का CISI का। देखिए बहुत सारी बातें हम आपको क्लास में ही बता सकते हैं, अभी सेट सॉल्यूशन है तो बहुत सारी बातों को नहीं बता सकते हैं, फिर भी आप सीखें 20 दूनी 40%। तो दोनों का जब अंतर करेंगे, यही अंतर पूछा गया था, 4% का वैल्यू पूछा गया है। और 4% का वैल्यू निकालने के लिए आपको मूलधन के 1%, 100% अपने आप में होता है तो 2 शून्य कम गया तो हो गया 1%, 125, 125 से गुना कर देते हैं तो ये भी 500 आ जाएगा। तो सवाल आप इतना में बना सकते हैं। देखिए हर सवाल का आपको ट्रिक और रॉन्ग मेथड हमें आप समझा देते हैं ताकि आप सवाल को कैसे परीक्षा में बनाएं। और विशेष हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ का तो उसमें आपको बताएंगे सारे मैथ को कि ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। अब तो देखिए मैंने लगभग 6 साल तक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया है और 6 साल के अनुभव के आधार पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आप बहुत छोटा बना सकते हैं। उनकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेट प्रैक्टिस में हमें लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों देखना है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है लॉन्ग समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को शॉर्ट समझ में आ जाता है, तो हमें दोनों लेके चलना होगा। अगर हम शॉर्ट सब बताने लगेंगे तो कुछ लड़कों को समझ में नहीं आएगा, तो जिसके कारण परेशानी है।
चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर को आप क्वेश्चन को इस आधार पर भी बना सकते हैं और इस आधार पर भी बना सकते हैं, दोनों मेथड से बना सकते हैं। इसमें कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। प्रैक्टिस का चीज है। देखिए ट्रिक क्या होता है, अगर आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस रखेंगे मैथ पर, आपका उतना बढ़िया मैथ रहेगा, है ना। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी कोड भाषा में, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, किसी कोड भाषा में 1 3 4 का अर्थ है AGE, तो कहता है कि 92706 का अर्थ है INERT, इन अर्ट लिखा हुआ है ना। तो कहता है कि अब हमको बता दीजिए 0 1 6 9 2। ऐसा सवाल जब भी आता है तो आपको पहले से बता चुके हैं कि मिलाकर लिखा जाता है। एक बार सवाल को मिला लें। 1 3 4 का अर्थ है एज, 72 7 6 का अर्थ है इन अर्ट, और 0 16 92 3 का अर्थ बताना है आपको। तो करना कुछ नहीं, 0 का मान R है तो R लिखिएगा, 1 चाहिए 1, A का मान है तो A लिखिएगा, मतलब मिला कर करके लिखना है। मिलाने वाला काम आप खुद कर लीजिएगा। ये सब तो इजी सवाल है, कई बार आ चुका है 1 से लेकर 9 नंबर सेट तक। तो इन सब सवालों को हम छोड़ दें। देखिए अब उन सवालों को भी हमें छोड़ देना है। अब हम उन सवालों को नहीं बताएंगे आपको जो बार बार आ चुका है, क्योंकि उन सवालों को बहुत बार हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 7 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी को हम कहते हैं पजल। याद रखिएगा, पहेली जिसको आप बोलते हैं, एक बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाते हैं और उसको सजाना होता है। तो पजल को कम टाइम में कैसे बनाना है ये भी आप जानिए। देखिए पजल एक ऐसा जो चैप्टर है रीजनिंग का, इसमें सबसे पहला नियम है पैसेंस रखिए। जब आप बनाइए तो पूरा धैर्य रखिए, अकबकाइए नहीं, क्योंकि अगर आप अकबका के गलती कीजिएगा तो आपका 3 क्वेश्चन चला जाएगा। और याद रखिएगा 3 क्वेश्चन आपके रिजल्ट को बर्बाद करने के लिए काफी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। कोई भी सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसेंस जरूर रखिए। हाथ जितना तेज चलाना है चलाइए, दिमाग जितना चलाना है चलाइए तेज, लेकिन नहीं कि अकबक में सब गलती कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 5 से 7 नंबर क्वेश्चन को हमें देखना है। सप्ताह के कुछ दिन के लिए P Q R S और T 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। सप्ताह के कुछ दिन, मानते सोमवार मंगल बुध बृहस्पति जाता होगा, 5 दिन जाता होगा। 5 व्यक्ति है जो कार्यालय जाता है। ये याच्छादित क्रम में एक प्लम्बर, बढ़ई, कुक, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। याच्छादित का मतलब हो गया अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। एक प्लम्बर का काम करता है, प्लम्बर यानी जो पाइप वगैरह का फिटिंग करता है, बढ़ई का, कुक का खाना बनाने वाला, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशा कर सकता है, या तो डॉक्टर रहे या तो प्लम्बर रहे, एक ही व्यक्ति पेशा रखेगा। और सप्ताह में केवल एक दिन ही कार्यालय जाता है, यानी एक दिन प्लम्बर जाएगा, एक दिन कुक जाएगा, एक दिन इलेक्ट्रीशियन वाला जाएगा, इसी तरह जाना है। मतलब ये नहीं कि दोनों एक दिन पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहता अब इस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। तो ये तो आप समझ गए कि 5 व्यक्ति है, सप्ताह के 5 दिन कार्यालय जाएगा और 5 तरह के काम करता है। तो जब सवाल को आप पकड़ लीजिए, इसमें 3 बात आया। सबसे पहले देखिए कि सवाल में जब 3 बात आया, व्यक्ति, दूसरा चीज आया उनका पेशा, कि क्या उनका पेशा है, और तीसरा कौन से दिन वो कार्यालय जाते हैं। इसमें फिक्स क्या है, गौर कीजिएगा, इसमें दिन फिक्स है। दिन तो जो भी होगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पति रहेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन P Q R S ऊपर नीचे हो सकता है पहला दिन Q पहुंच जाता होगा, तो पहला दिन T पहुंच जाता होगा, पहला दिन R पहुंच सकता है, कोई भी जा सकता है। और पेशा भी फिक्स नहीं है कि कौन किसका है, क्योंकि फिक्स कर देगा फिर सवाल क्या पूछेगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप दिन को लिख लीजिए कि कौन सा दिन है। दूसरा ग्राफ आप बनाइए व्यक्ति का, कि कौन व्यक्ति जाएगा उस दिन, और तीसरा व्यक्ति बनाइए पेशा का, कि कौन पेशा है। और याद रखिए जब ऐसा सवाल आए और सब में बोले, इस सवाल में ऐसा बोला जाएगा ये पेशा करता है लेकिन ये नहीं करता है, तो एक पेशा यही बना लीजिए कि नहीं। याद रखिएगा कौन नहीं करेगा उसके बारे में हम साइड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर दिन की बात करें तो दिन कैसे होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको आप गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 5 व्यक्ति इसलिए 5 दिन लिखेंगे। तो 5 व्यक्ति के लिए ग्राफ बन गया। अब 5 व्यक्ति कौन कहां बैठेगा इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए 5 व्यक्ति में सबसे पहला बात क्या बोला है कि प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है। इससे तो ये बात फिक्स हो गया। प्लम्बर प्रत्येक, जो प्लम्बर व्यक्ति है, प्लम्बर क्या है, पेशा है, प्लम्बर व्यक्ति का नाम नहीं है। तो प्लम्बर वाला जो व्यक्ति काम करेगा उस सोमवार को जाएगा, ये फिक्स हो गया। कहता है और नाम, कहता है दूसरा नंबर में, कहता है दूसरा नंबर पॉइंट है P एक इलेक्ट्रीशियन है और ना मंगलवार को ना तो गुरुवार को आता है।
पी जो है वो क्या है, याद रखिए, पी जो है वो इलेक्ट्रीशियन है, याद रखना है, साथ में जोड़ा है, पी एक इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन वह ना तो मंगलवार को जाएगा, देखिए आ गया नहीं नाम का वर्ड, तो ना तो पी मंगलवार को जाएगा और ना तो गुरुवार को जाएगा, यानी पी इन दोनों जगह पर नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि नहीं का पेशा अपने आप में जरूर बना कर रखिएगा। जब आप पजल प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बात हम लिखें। टी एक बढ़ई है और आर प्लम्बर नहीं है। देखिए प्लम्बर यहाँ है, लेकिन कहता है कि आर नाम का व्यक्ति प्लम्बर नहीं बन सकता है, और टी एक बढ़ई है, टी है क्या है, बढ़ई है। ये भी ध्यान रखना है भाई कि टी पी इलेक्ट्रीशियन है और टी बढ़ई है, आर प्लम्बर नहीं है, तो आर को हम काट दिए, वहां पर आर नहीं बैठ सकता है। कहता है जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है। जो भी व्यक्ति गुरुवार को जाएगा, जो भी व्यक्ति है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, यानी डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कहता एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन काम करता है। पूरे सवाल में जड़ यही है, एस मंगलवार को जाता है, देखिए एस मंगलवार को जाता है और टी उसके अगले दिन जाता है, तो मंगलवार के बाद अगला दिन कौन, बुधवार, तो टी अगले दिन जाता है यानी बुधवार को। और आपको पता होगा कि टी क्या है, बढ़ई है, तो देखिए टी का पेशा हो गया बढ़ई का, क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए आप हमको, पी इलेक्ट्रीशियन है, इस बात को कंफर्म है, तो यहां पर तो पी बैठ नहीं सकता है क्योंकि प्लम्बर का स्थान है, और यहाँ पर एस बैठा हुआ है, यहाँ पर टी बैठा हुआ है, और पी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है क्योंकि पी देखिए कटा हुआ है, तो पी के लिए स्थान हो गया कि नहीं हो गया, तो पी नाम का व्यक्ति ई बैठेगा, और पी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है। समझ जाइएगा, इलेक्ट्रीशियन है, तो पी का कंफर्म हो गया, टी का बढ़ई कंफर्म हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए डी को आप काट चुके हैं, यानी डॉक्टर यहां पर नहीं बैठेगा, तो डॉक्टर यहां नहीं बैठेगा, तो एक घर में खाली है, तो डॉक्टर को बैठा दीजिए, ये हो गया कौन, डॉक्टर। तो अब एक घर खाली है और एक पेशा खाली है जिसका नाम है कुक, तो कुक भर दिए यहाँ पर, तो देखिए पांचों बैठ गया सीरीज में। और गौर कीजिए यहाँ पर कि पी यहाँ पर नहीं बैठा, पी यहाँ पर बैठा, तो पी बैठ चुका है, और डी यहाँ पर बैठ नहीं सकता था, तो डी को कहां बैठना चाहिए था, देखिए डॉक्टर यहां पर नहीं बैठा, तो डॉक्टर हम यहां पर बैठा चुके हैं, तो सब स्थान क्लियर हो गया। अब आर के बारे में जरा चर्चा कीजिए, आर यहां नहीं बैठ सकता है, आर नाम का व्यक्ति, तो आर को यहां बैठा दीजिए, तो बच कौन गया, क्यू, क्यू बैठा दीजिए। तो इस अनुसार से सेट किया जाता है। अब देखिए सारे सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, इस पर जो भी सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या है, कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय जाता है, डॉक्टर कौन से दिन कार्यालय जा रहा है, मंगलवार, देखिए मंगलवार कौन से ऑप्शन में, डी नंबर में, पहला सवाल के आंसर जाएगा मंगलवार, यानी मंगलवार को डॉक्टर कार्यालय जाता है। दूसरा है प्लम्बर कौन है, प्लम्बर का नाम क्या है, क्यू, क्यू नाम का व्यक्ति है, तो दूसरा के आंसर क्या जाएगा, क्यू। देखिए जितना देर आपको ग्राफ बनाने में लगे, बाकी सेट करने बहुत ईजी है। कौन सा जोड़ा सही है, सोमवार को इलेक्ट्रीशियन जाता है, नहीं। दूसरा जोड़ा है गुरुवार को कुक जाता है, गुरुवार को कुक जाता है, दूसरा जोड़ा सही है। तो तीसरा के आंसर क्या हो गया कि गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को कौन जाता है, कुक जाता है। तो इस अनुसार से ग्राफ को आप सेट कर सकते हैं, इसी को हम पजल कहते हैं। पजल में सबसे पहले आप पैसेंस रखें और सवाल को ध्यान से पढ़ें कि देखें कि कौन सा चीज आ रहा है। तो यहाँ पर तीन चीज था, दिन, व्यक्ति और पेशा। अपने मन से हम एक नहीं का लिए, इसलिए नहीं का ग्राफ बनाए। अगर बोलेगा कि आम खाता है तो याद रखिए कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो आम नहीं खाते, तो नहीं का आप लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, जैसे यहाँ पर कुक है, तो अगर एक कुक का काम करता है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति कुक का काम नहीं करेगा, तो नहीं जाएगा, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप नहीं का एक ग्राफ बना लें और बनाने के बाद जो है उसे पढ़ते जाएं, सेट करते जाएं। और ये ध्यान में देखें कि कौन कौन नहीं बैठेगा। तो यहाँ देखें पी यहाँ नहीं बैठा, तो पी यहाँ नहीं बैठा, यहाँ पर बढ़ई बैठ चुका था, पी को नीचे कर लिए क्योंकि पी के साथ इलेक्ट्रीशियन भी आएगा। पी नाम का व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन है, पेशा उसका इलेक्ट्रीशियन है। टी नाम का व्यक्ति बढ़ई है, तो बढ़ई है। तो इस अनुसार से दिए, आपके तीनों सवाल ही बना दिए। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न को चुनना है। तो ये तो वर्ड पर भी आधारित होता है, ऐसे इसको हम भिन्न चुनने के लिए क्लासिफिकेशन रीजनिंग का एक टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। कल्फ, कल्फ माने होता है बछड़ा, गाय के बच्चा को बछड़ा बोला जाता है, तो घोड़ा और बछड़ा का कोई संबंध नहीं बन रहा। चलिए डियर, डियर माने हिरन, और फॉन बोलते हैं डियर के बच्चा को, यानी हिरन के बच्चा को। फिश, फिश माने मछली, और फ्राई बोलते हैं मछलियों के समूह या मछलियों के छोटे बच्चे को। ठीक है, गोट, गोट माने बकरी, आपका खीड़, खीड़ माने बोलते हैं, देखिए खीड़ हो गया आपका बकरी के बच्चा को। तो सब एक दूसरे के मतलब बकरी का बच्चा है, हिरन का बच्चा है,
मछली का बच्चा है, लेकिन क्या घोड़े के बच्चा को आप बछड़ा बोलिएगा? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 9 पर। इसका आंसर क्या था? ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना है। इन टूर्नामेंट का नाम बताइए। देखिए ग्रैंड स्लैम जो होता है इसमें क्या होता है, एक साल में 4 प्रकार की प्रतियोगिता होता है। मतलब 4 प्रकार की प्रतियोगिता को मिला करके, इन चारों को मिला करके बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। और याद रखिए सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहले होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, जिसको आप बोलते हैं, देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन। उसके बाद इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बाद होता है विलियमडन। विलियमडन ट्रॉफी आप सुने होंगे, विलियमडन ट्रॉफी इसको बोलते हैं, विलियमडन। और इसका अगला हो गया आपका यूएस करके कुछ होता है, जिसको आप यूएस ओपन बोलते हैं, यूएस ओपन, यूएस ओपन। तो चारों प्रतियोगिता को मिला के याद रखिए शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन से और लास्ट होता है जाकर के यूएस ओपन से। इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछ देगा कि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होता है और ये एक ही साल में होना है, एक साल में चारों प्रतियोगिता को मिला के कहलाता है ग्रैंड स्लैम। ये भी याद रखना है ना, ग्रैंड स्लैम यही प्रतियोगिता कहलाता है। और याद रखना है कि आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन से शुरू होता है, फ्रेंच ओपन, विलियमडन और यूएस ओपन से लास्ट होता है। और आपको यह भी पता होगा कि ये टेनिस से जुड़ा है, जो ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस से। और टेनिस के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। परिसर बोलते हैं जहां खेला जाता है, तो जहां पर टेनिस होता है वहां परिसर को क्या बोलते हैं? कोर्ट। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ 1 से 2 खिलाड़ी ही खेलते हैं। आप देखे होंगे गेंद होता है और एक रैकेट जैसा होता है, इसको यहाँ से मारता है, उधर से फिर मारता है। तो 1 या 2 खिलाड़ी दोनों तरफ, 1-2 खिलाड़ी इधर रहते हैं या 2 खिलाड़ी इधर, या 1-1 खिलाड़ी रहते हैं। तो यही आपका टेनिस हुआ, टेनिस खेल से संबंधित है। तो कभी परीक्षा में अगर आ गया कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन किससे संबंधित है तो टेनिस से, फ्रेंच ओपन किससे है तो टेनिस से, विलियमडन ट्रॉफी किससे संबंधित है तो टेनिस से, यूएस ओपन कप किससे संबंधित? टेनिस से। और टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी। जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सवाल है तो आपको ये बता दिए। देखिए आप जीएस पर भी विशेष ध्यान रखें, सवाल को छोड़ने की कोशिश ना करें। सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक सार्थक शब्द बनाना है। ए नंबर में लिखा हुआ है OENS, इस तरह से लिखा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन में क्या है लिखा हुआ? KWLA। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या है? ALIN। और देखिए डी नंबर में क्या लिखा हुआ है? EDAH। तो ये कुछ ना कुछ वर्ड बनेगा और आपको अलग चुनना है। वंस वंस वंस, देखिए नोज बन जाएगा, NOSE, नोज है। ठीक है, कावला 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 नहीं लग रहा है देखने में, ये कावला कावला, तो इसको आप वर्ड बना दीजिए WALK। एलिन 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 बनाइएगा तो नेल बन जाएगा, NA नेल, NAIL, नेल हो गया। अब एड देखिए इससे हेड बन गया। देखिए कुछ अगर आपको HEAD अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आसानी से कवर कर देंगे। देखिए नोज, नेल और हेड ये तीनों शरीर के पार्ट हैं, लेकिन वाक माने टहलना होता है, तो टहलना शरीर का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप माइंड लगाएंगे तो बना देंगे, बहुत मुश्किल ये सब नहीं होता, इजी सवाल ही आता है। थोड़ा माइंड को एक्टिव रखना है सवाल को बनाते समय। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद 11 नंबर आएंगे। केंद्र सरकार बाढ़ ग्रस्त ABC 3 राज्यों को एक निश्चित राशि, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। इसको ए को बांट रहा है, बी को बांट रहा है, सी 3 राज्य को बंटवारा कर रहा है, 2:3:4 के अनुपात में पैसा बंट रहा है। कहता है यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, सी को ए से कितना ज्यादा मिला है? देखिए तो यूनिट में 2 है, 4 मिला है, तो यूनिट में 2 मिला है, लेकिन बोल रहा है कितना करोड़? 400 करोड़। तो इसको काटेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 करोड़, दूरी 4 कट जाएगा। तो पूछा बता दीजिए बी को कितना मिलेगा, तो बी का मान का यूनिट है? 3 यूनिट, तो 3 दूनी कितना? 600 करोड़ आ जाएगा। बहुत इजी सवाल था रेशियो का। चलिए आते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता यदि 13,500 रुपए के 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की
देखिए क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। देखिए P का मान दिया हुआ है 13,500 और कहता है 2 वर्षों में T का मान दिया हुआ है 2 वर्ष और देखिए ब्याज का दर दिया हुआ है 12.5%। तो कहता है परिपक्वता मूल्य बताइए, यानी अमाउंट बताइए। परिपक्वता मूल्य का मतलब क्या हुआ, अमाउंट बताना है आपको। तो कैसे बनेगा ये सवाल, देखिए सबसे पहला तो नियम है आपको कि साधारण ब्याज आप निकाल लें PRT करके, PRT बटा 100, और जब साधारण ब्याज आ जाए तो मूलधन में जोड़ दें। पहला तरीका ये होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, P का मान है 13,500, R का मान है 12.5 और T का मान है 2 बटा 100 करना पड़ेगा। ये पॉइंट टूटेगा तो और 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ से। 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 40 मरते ये कैंसिल, 2 शून्य से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 कट गया और 2 से काटेंगे तो ई कटेगा, 2 छक 12, 1 13, 2 सत्ते 14, अब 2 पचे 10 कट गया, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37 के साथ हाथ में 3, 6 पचे 30 और 3 33, 3375 रुपया आपको मूलधन में जोड़ देना होगा। 13,500 रुपया में जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 5 7 5 7, उसके बाद 3 5 8, 3 3 6 1 16,875। देखिए कौन से ऑप्शन में 16,875 लिखा हुआ है, 16,875 बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसके बी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, जिसके अनुसार से आप देखिए टाइम आपका काफी लग गया। अब शॉर्ट भी सीखिए। देखिए हम इसीलिए आज स्टेप नंबर 10 में आपको बोले हैं कि आपको दोनों सीखते चलना है ताकि आप कम समय बना सके। शॉर्ट कैसे बनेगा, अभी तुरंत हम बताया R गुने T बराबर होता है साधारण ब्याज प्रतिशत में, और अगर उसमें 100 जोड़ दीजिएगा तो एक के बार में से धन निकल जाएगा। यानी देखिए 12.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12.5 मतलब 25 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, 25%। अब अगर इसमें 100 और जोड़ दीजिएगा, यानी 100 और जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा। 125% अमाउंट कहलाता है। और इसको रुपया में चेंज करना है तो कुछ नहीं, मूलधन के 1% से गुना कर दीजिए। रुपया में चेंज करना है तो 135 से इसको गुना कीजिएगा नहीं, डायरेक्ट एक ही बार आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना छोटा में बन गया सवाल, देखे ना। तो ये इतना बड़ा में आप सवाल बनाइएगा, इतना छोटा बनाइएगा। देखिए जब तक हम क्लास चालू नहीं करते हैं स्टेट प्रैक्टिस से भी चल रहा है। तो स्टेट प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपको लॉन्ग मेथड देखना होगा। जब हम क्लास चालू करेंगे तो आपको बहुत सारा ट्रिक बताएंगे सवाल को कैसे बहुत कम से बना सकते हैं। एनटीपीसी का सवाल इतना हार्ड नहीं होता है, आप 15 मिनट में आराम से 30 क्वेश्चन पे इसको निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर तीन दोनों गुना करने पर डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। कैसे आया, R गुने T 12.5 गुने 2 किए तो आ गया 25%। अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो एक के बार अमाउंट निकल जाएगा, यानी 125% इसका अमाउंट है। R गुने T करते हैं तो ब्याज निकलता है, ब्याज में मूलधन जोड़ देने पर निकलता है अमाउंट। तो मूलधन 100% यानी 125 मूलधन के 1% से गुना करते हैं, डायरेक्ट रुपया बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो समय बचा सकते हैं, इसीलिए आज हम सेट नंबर 10 में सब चीजों का चर्चा कर रहे हैं ताकि आप समझें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष खाली स्थान है में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है जो खिलाड़ी अपने खेल में विशिष्ट योगदान रखता है, यानी बहुत अच्छा खेलता है, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो विराट कोहली पता है क्रिकेटर में बहुत अच्छा क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इनके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अर्जुन पुरस्कार 2013 ईस्वी में विराट कोहली को दिया गया था और अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यही पूछा आपसे कि कब दिया गया है, तो 2013 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है? तो याद रखना है। देखिए ऑप्शन क्या है, द साइंटिफिक इंडियन, ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही लिखा गया है। इवनिंग कहता इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, थोड़ा सा साफ से नहीं दिख रहा है, एम्पावर्ड नेशन, तो ये भी आपके APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसको लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखित पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं है। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। और इग्नाइटेड माइंड्स जो है ये भी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा है। तो इसके आंसर क्या होंगे, सी नंबर, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारतीय मूल की कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो देखिए
कल्पना चावला भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिकन नागरिक थी, वो अमेरिका में रहती थी, लेकिन उनका जन्म जो है वो भारतीय है, वो भारतीय मूल के कहलाते हैं। तो कोलंबिया नामक यान से गए थे अंतरिक्ष में। और याद रखिए भारत की सबसे पहली महिला कल्पना चावला ही है जो अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन जब वहाँ से वापस आ रही थी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद उनके यान में आग लग गया था और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, वही यान पूरा जल करके राख हो गया था। ये घटना 2003 में घटा था। 2003 में कोलंबिया यान से वो आ रहे थे जिनके कारण जल करके वो राख हो गए, पूरा यान ही जल गया था। अच्छा, दूसरा बात आता है कि दूसरी महिला कौन थी, भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। तो दूसरी महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। याद रखना है, सुनीता विलियमसन जो है, इन्होंने कल्पना चावला के बाद, ये भारतीय मूल की महिला होने के बावजूद अमेरिकी नागरिक थी। ये भी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकन नागरिक थे, ये अमेरिका की नागरिकता दोनों को मिल चुका था, तो ये दूसरे नंबर पर गए थे। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ये याद रखना है। तो इसके आंसर कोलंबिया थे। 16 नंबर का है, कहता है डाटा का रेंज बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डाटा का रेंज पूछा है। रेंज का मतलब, रेंज आपसे पूछा गया जिसको आप बोलते हैं परिसर, याद रखिए ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम बताए थे महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। ये आपके माध्यमिका बहुलक में ही पढ़ना है, न्यूनतम मान। तो सबसे बड़ा इसमें देख लीजिए कौन है, एक सीरीज लिखा हुआ है 2 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे हम दे दिए हैं, तो 2 1 2 4 5 में सबसे बड़ा जो है 7 है, महत्तम मान क्या है 7 है, और न्यूनतम मान सबसे छोटा इसमें 1 है। तो 7 में से 1 गया कितना 6, यही हो गया आपका रेंज। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान रेंज कहलाता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है, या हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी पर है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखना है भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर पंजाब में है, और याद रखना है। और यहाँ पर हीराकुंड जो बांध है या जलाशय है वो महानदी उड़ीसा पर है, तो इसके आंसर महानदी चले जाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये भी देख लीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बड़ा छोटा को आपको चुनना। ये सवाल 2-3 बार आ चुका है परीक्षा में, फिर भी हम आपको बता देते हैं, कुछ लोगों को गुना में दिक्कत हो रहा है। जैसे ए नंबर क्या है 100, देखिए ऑप्शन है आपके पास दिए हुए। ए ऑप्शन में क्या है 100, देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिए। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 2 3 अंक, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ दशमलव मार देंगे तो हो जाएगा 0.08। अगला क्या है बी नंबर ऑप्शन में क्या है 100, देखिए 0.02/3 इसको करना है। तो भागा मारते हैं, पहले दशमलव है, दशमलव लगा लिए, 0 3 में मारेंगे 0 भागा लगेगा नहीं लगेगा 0 हो जाएगा, फिर 2 में भी नहीं लगेगा 0 हो जाएगा। अपने मन से अगर 0 बैठेगा तो 2 6 3 6 18 फिर लगेगा तो 6 6 सीरीज जैसे चलते रह जाएगा इस अनुसार से। अब देखिए सी नंबर क्या है भाई, ऑप्शन में देख लेते हैं 0.01/2 है, तो इसमें भागा मारते हैं। पहले पॉइंट है तो पॉइंट मार लिए, फिर 0 में लगाएंगे नहीं लगेगा, 1 में लगाएंगे तब भी नहीं लगेगा, तो यहाँ 10 करेंगे तो 2 5 10 कट जाएगा। जब नहीं आएगा दशमलव के आगे आप शून्य लगा सकते हैं, एक के बाद अंक के बाद, तो आपके ये हो गए। अब आइए डी नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, डी नंबर ऑप्शन में भाई 0.1 गुने 0.02 गुने 2 यही है। तो 2 दूनी 4 एकम 4, पहले 4 लिख दिए, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर तो है ना 1 अंक, 3 अंक चाहिए, 1 2 3 अंक, इस तरह से हो गया। तो 3 चीज़ आपके निकल गए ये गुना करने पर। देखिए सबका मान हम लिख दिए। तो आप इसके पूछ दिया परीक्षा में कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 008 006 005 004, इसमें सबसे छोटा कौन है 004, डी नंबर आंसर हो गया। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सवाल को, बस अब आप बस गुना पर ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए मिटा देते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर, क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² बराबर 616 कह सकते हैं। पाई का मान पुट कर दीजिए 22/7,
आर स्क्वायर बराबर 616। देखिए 8 दूनी 16, 28 मरते कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 28 गुने 7 हो गया, ये 7 उधर चल गया, तो आर स्क्वायर बराबर 28 को लिख सकते हैं 7 गुने 4 गुने 7, 7 चौक 28 हो जाता है। और आर बराबर हो जाएगा 7 गुने 4 गुने 7, ये जाकर तो रूट बना देगा। तो जोड़ा निकालिए, 7 का जोड़ा 7 निकल गया और 4 का 2 आया, तो 7 दूनी कितना 14, 4 का वर्गमूल 2 लिख दिए, तो 7 दूनी 14, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 14। अब आपसे सवाल में पूछ दिया इसका व्यास बताइए, तो व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर होता है 2r यानी r का दुगना, तो 14 का दुगना कितना 28, आंसर आ जाएंगे। तो ये सवाल पूछा गया था, इतना आपको हम बनाए गए हैं, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं, हम तो एक एक स्टेप बताए हैं, आप देख रहे हैं कोई स्टेप काटे नहीं हैं। चलिए जब आप बनाने लगेंगे तो स्टेप धीरे धीरे खुद कटने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। कहता 48 92 140, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है सो देखिए, कहता है 48 92 92 और 140 का महत्तम बताइए, मस बताइए मस। तो हम आपको बोले थे कि मस जब भी बनाई तो ऑप्शन से आसानी बनेगा, ऑप्शन है 8 6 4 3, तो बनाइए भाई। तो महत्तम ऐसी संख्या होती है जो संख्याओं को काटेगा, यानी कोई भी ऑप्शन जो महत्तम होगा वो पूरा पूरा इसको काटेगा, और सबसे बड़ी संख्या होता है महत्तम। तो सबसे बड़ा इसमें पहले कौन है 8, 8 से 48 कटेगा, 92 कटेगा नहीं कटेगा, देखिए तो काटे तो 23 चौक 92 होता है, 8 का से नहीं कट रहा है, याद रखिए। चलिए छक्का से लगाएंगे तो 8 तो खत्म हो गया, छक्का से लगाइए 8 6 48 और 9 2 11, छक्का से भी नहीं कट रहा है, चौका से काटिए तो 12 चौक 48, 23 चौक 92, 4 तिया 12, 4 5 20, 4 का से कट रहा है, तो महत्तम कितना हो गया 4। महत्तम वह संख्या होती है जो संख्याओं को पूरा पूरा काटती है, 3 का से ई नहीं कटेगा, 9 2 11 नहीं कटेगा। चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है x एक काम का 1/25 भाग, ये x है, एक काम का 25%, 25% को आप लिख सकते हैं जैसे 25% है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, 25/100 प्रतिशत टूट गया, तो 25 चौके 100 यानी 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, याद रखिए। तो 25% का मतलब हुआ 1/4 काम करने में 1 दिन लगाता है। कहता है y 12.5%, तो 12.5 को भी अगर प्रतिशत में तोड़ेंगे तो यहाँ दशमलव टूट गया, तो 25 चौके 100 25 पचे 25 से 25 चौके 100 15 40, 1 कितना आ गया 8। तो याद रखिए ए का मान निकल गया 1/4 और बी का मान निकल गया 1/8, तो y का 100 y है, तो y हो गया 1/8 दिन में, 1/8 दिन में ये भी पूरा काम एक काम कर देता है। कहता है 25% एक दिन में कार्य समाप्त करता है, उसी काम का इतना प्रतिशत पूरा काम एक दिन में कर देता है यदि दोनों मिलके। तो सबसे पहले देखिए 1/4 काम करने में 1 दिन लगा, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 4 एकम 4 दिन और 8 एकम 8 दिन, यानी x पूरा काम करने में 4 दिन लगाएगा और ये 8 दिन लगाएगा। तो देखिए अब बात आया, ये नहीं पूछा आपसे, पूछा दोनों मिल के काम करेगा, तो 4 और 8 का लघुत्तम 8 हो गया, ये हो गया कुल काम, तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8 निकाल लिए, क्षमता निकल गया। अब दोनों मिल के करेगा तो 2 एक कितना 3 के दर से करेगा, तो 3 के दर से जब x y काम करता है 3 के दर से, तो 8 काम करना है, यानी 8/3 दिन में काम क्या करेगा कर देगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, भागा मारिए, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 दूनी 6 के बाद 2 बचा तो हो गया 20, 3 6 18.3.6 समथिंग जा रहा है, तो आंसर नंबर ए नंबर ऑप्शन में 3.67 है। 6 6 6 चलते चल जाता है जिसके कारण 7 लिखा है, 3.67, इसीलिए आपका आंसर ये आ गया। तो इस समय काम का था, थोड़ा बहुत आपसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया, अगर इतना सवाल रहता तो आप आसानी से बना देते, लेकिन सवाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। कहता है निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। ECS जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, RTGS यानी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसफ़र, और EMI होता है इजी माउथ, हाँ इन्वेस्टमेंट तो कहिए, इजी माउथ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें EMI अलग है। EMI क्या होता है ना, जैसे किस्त समझते हैं ना, जब आप कार लोन लेते हैं या कुछ लोन लेके खरीदते हैं तो किस्त में चुकाते हैं, वही है EMI। तो किस्त यहाँ पर अलग है, बाकी सब अलग हो जाएगा, तो इसके आंसर डी नंबर जाएंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। कहता है निम्नलिखित मिलीमीटर में 10 किलोमीटर बनते हैं, कितने मिलीमीटर में। तो देखिए आप पढ़े हैं मिली
सेंटी डेसीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका आप पढ़ें लिख देते हैं, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये आप याद रखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो जब आप ऊपर जाते हैं, याद रखना है, जब आप ऊपर जाएंगे तो सब टर्म में 10 से गुना होते चलेगा, सब टर्म में क्या होगा 10 से गुना होते चलेगा। और जब नीचे आएंगे तो 10 से भागा लगते चलता है, ये भी याद रखिएगा। जब नीचे की ओर हम आएंगे, इस तरह से आएंगे तो 10 से क्या होगा भागा लगेगा, सब में 10 से भाग लगता है। आप इसको याद रखिएगा तो मैथ में कई सवाल आपको बनते रहेगा, याद रखना है। तो आपसे सवाल पूछा कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। 1 किलोमीटर का वैल्यू जिसे ऊपर ले आ रहे हैं तो गुना करते हैं, तो 10 पर पावर 6 mm, आप उल्टा लिखिए, मतलब इस तरह से, वहाँ पर गलत था। 1 किलोमीटर का मान 10 पर पावर 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो 6 लिख दिए। तो अब पूछा 10 किलोमीटर, तो इसमें 10 से गुना किए, जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, 10 पर पावर 7 mm हो जाएगा। यानी आप 1 mm, यानी जो सवाल पूछा कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बन सकते हैं, यानी 10 किलोमीटर से 10 पर पावर 7 mm बन सकता है। आप इसको याद रखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। कहता है निम्नलिखित जोड़ी में से एक अलग संबंध दर्शाने वाला विकल्प चुने। देखिए क्रूड, क्रूड मने होता है कच्चा, और आर ए रा मने भी होता है कच्चा, तो क्रूड और रा एक ही जैसा है। इंसुलेशन आइसोलेट कर दिया, तो इंसुलेशन का मतलब होता है एकांत, तो सेपरेशन का मतलब भी एकांत होता है, एक ही जैसा है। इसमें से अलग चुनना है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मने होता है अंतर करना या अलग करना या भेदभाव करना, जो भी कहिए। तो अगस्त, अगस्त का मतलब अगस्त का मतलब होता है प्रतापी, तो प्रतापी व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें कुछ अलग क्वालिटी हो, तो ये भी थोड़ा मिलता जुलता है। अगला है एसर्ट, एसर्ट का मतलब होता है दृक, मतलब जो दिखने वाला, एकाएक दिखने वाला दृक है ना। और हाइड बने छुपाना, ये अलग लग रहा है। देखिए एकाएक देखना, छुपाना, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। और अगला स्टॉप, रुक जाना, और कंक्लूड बने भी होता है निष्कर्ष निकलना। तो आप कभी कभी नहीं होता रुक जाइए, मतलब यानी काम हो गया, निष्कर्ष निकल गया, तो ये भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, समानार्थी सिनोनिम्स है। लेकिन एसर्ट का जो आप दृक होता है और हाइड छुपाना होता है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप देखिए मीनिंग थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर से एक बार मीनिंग पर चर्चा कर देते हैं। क्रूड और रॉ मने होता है कच्चा, तो कच्चा यहाँ पर दोनों है। इंसुलेशन और सेपरेशन का मतलब होता है एकांत, याद रखना है। डिस्टिंग्विश्ड और अगस्त का मतलब होता है अंतर करना या प्रतापी होता है। एसर्ट और हाइड का मतलब, एक का मतलब होता है दृक और एक का मतलब होता है छुपाना। स्टॉप मने होता है रुकना, कंक्लूड में होता है निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक एसर्ट और हाइड जा रहा है, जो अपोजिट वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर कहता है। यह आंसर जाएगा राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति का मतदान एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रणाली पर होता है, अर्थ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर किया जाता है। तो इसके आंसर क्या होंगे, बी नंबर, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। दास वंश की स्थापना किसने की थी। दास वंश देखिए पलट के दे दिया। दास वंश का मतलब है गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी भारत से लूटे हुए सामानों को लेकर के गौर जाने लगता है तो अपनी सत्ता को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है, और बाद में वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका राजधानी लाहौर था पहले। चलिए अगला है, अगर सन को स्टार कहा जाए, सन माने सूरज और स्टार माने तारा, यानी सूरज को एक तारा कहा जाए, तो मून क्या है, ऑप्शन क्या है, स्टार। मून तारा नहीं है। मून प्लानेट, प्लानेट का मतलब ग्रह होता है, नहीं है। कॉमेट, कॉमेट का मतलब होता है धूम्रकेतु, धूम्रकेतु भी नहीं है। सैटेलाइट, उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है। इसके आंसर क्या जाएंगे, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापना किया गया था। देखिए सबसे पहले बात आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बाद में सोशलिस्ट नाम इसमें जुड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में
राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने किया था? तो किसका किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। लेकिन बाद में इसी में इसका नाम बदल कर करके भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में कर दिया था। तो इसकी स्थापना पूछा है तो इसका आंसर जाएंगे भगत सिंह। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए 28 नंबर हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कहता है कुछ नीचे कुछ कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन पहला है ए नंबर, सैम राम से अधिक सोता है। सैम नाम का जो व्यक्ति है वो राम से ज़्यादा सोता है। इस बात का ध्यान रखना है। कथन पहला कह रहा है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे तक सोता है। राम कितने घंटे सोता है? 5 घंटे। इस बात का ध्यान रखना है। राम से ज़्यादा सैम सोता है और राम 5 घंटे सोता है, पहला कथन में बोला है। कहता है श्याम 8 घंटे तक सोता है। श्याम नाम का एक व्यक्ति है, श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो 8 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 8 घंटे। श्याम 8 घंटे तक सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटा कम है। यानी 8 घंटा सो रहा है लेकिन सैम से भी 2 घंटा कम है। इसका मतलब सैम 10 घंटा सोता होगा, तब नहीं 2 घंटा कम 8 घंटा सोता होगा। तो सवाल में बोल रहा है, अब बता रहा है, पहला निष्कर्ष है कि सैम 6 घंटे तक सोता है। सैम 6 घंटे तक सोता है, नहीं, सैम तो 10 घंटे सो रहा है। तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कहता है राम को नींद की बुरी आदत है। बेचारा राम 5 घंटा सोता ही है और कहिएगा कि राम की जो आदत है वो बुरी आदत लगा हुआ है, ज़्यादा देर सोता है। बेचारा 5 घंटा ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष गलत है। तो इसके आंसर जाएंगे, दोनों तर्क संगत नहीं है। डी नंबर आंसर, ना तो 1 और ना ही 2 तर्क संगत हैं। सवाल बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 29 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है भाग, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो एक समीकरण है जिसका मान बताना है। यानी इन दोनों को आपस में अदला बदली करना है। इस बात का ध्यान रखना है, माइनस और भागा को। तो पहले समीकरण क्या है भाई? 15 गुने 4 प्लस 15 माइनस 11 है। तो माइनस की जगह पर भागा लिख देते हैं। भागा 11 डायरेक्ट हम कर देते हैं बटा 11, ठीक है। अब गुने 33, अब भागा 98 है तो भागा की जगह पर माइनस 98 कर देते हैं। तो याद रखिए जहाँ पर भागा माइनस था वहाँ पर भाग कर दिए और जहाँ पर भागा वहाँ पर माइनस कर दिए। 11 तिया 33, 3 मरते कट गया। 15 चौके 60 प्लस 15 तिया 45 माइनस 98, जोड़ेंगे 5, 6 4 10, 105 में से 98 गया तो 8 7 15 यानी 7 आंसर बच गया। इसका आंसर क्या है? 7 है। बहुत ईजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ये सवाल तो कई बार आ चुका है, इसको ये बदल दिया जाए तो किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया गया है। आपको डरना नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान आपको भी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई डज ए पीस ऑफ क्लोथ, यानी एक कपड़े का टुकड़ा, विच अपीयर्स ग्रीन इन सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में हरा दिखता है, अपीयर्स ब्लैक व्हेन इट इज व्यूड अंडर रेड लाइट। देखिए कहना क्या चाहता है? कहता है कि एक हरे रंग का कपड़ा सूर्य के प्रकाश में तो हरा दिखता है, लेकिन जब हम लाल रंग के प्रकाश में देखते हैं तो काला दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है? फिर से सुनिए बात को। एक हरे रंग के कपड़े का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश में हरा दिखता है, लेकिन जब हम लाल रंग के प्रकाश को यूज करते हैं या लाल रंग का कांच से देखेंगे तो वो काला दिखाई देता है। क्यों? यानी हरा को अगर लाल रंग के कांच से देखिएगा तो काला दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात का ध्यान रखना है। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है? द क्लोथ कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड रेड कलर वेवलेंथ, मतलब जो कपड़ा है वो पूरी तरह से कंप्लीटली एब्जॉर्ब यानी सोख लेता है रेड कलर को, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य को, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य को पूरी तरह से कपड़ा सोख लेता है। यही बात सही है। देखिए होता क्या है, हरा प्रकाश में जब लाल रंग से हम देखते हैं या लाल रंग उस पर जब पड़ता है तो लाल रंग को पूरी तरह से सोख लेता है हरा प्रकाश, और सोखता है तो वो काला दिखाई देता है। कभी आप कॉपी पर हरा पेन से लिख लीजिए और ऊपर से लाल पेन चलाइए, देखिए वो काला जैसा दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इसके आंसर ए नंबर ही सही है। दूसरा है इट इज
ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कहता है वो अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। अपवर्तन कर देगा तो फिर वो दिखने लगेगा, हरा ही दिखेगा। कहता है इट इज द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के परिकिरण के कारण। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश का परिकिरण होना, तो ये आंसर नहीं है। इट इज ड्यू टू पैरालैक्स एरर, कहता है ये पैरालैक्स एरर यानी लंबन त्रुटि कहिए। पैरालैक्स एरर का मतलब लंबन त्रुटि के कारण, तो लंबन त्रुटि कारण ऐसा नहीं होता। इसका ए नंबर आंसर सटीक है। वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाल रंग के प्रकाश को, हरा कपड़ा, जिसके कारण वो काला दिखाई देता है। कभी कभी सवाल आता है गुलाब फूल पर भी बनाता है सवाल को। 32 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस और सिम्ब्रियन। तो इसके आंसर होंगे डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये इन सबसे अलग है। जो डॉस का उपयोग हम मेन रूप से बड़े जैसे कंप्यूटर हो गया या इन सब चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, और खाली स्थान है। देखिए लाल मिट्टी क्या होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। मंगल ग्रह का रंग लाल है, आपको ये पता है, और वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, इसी कारण वो लाल है। तो लाल रंग की मिट्टी का एक गुण है वो पानी को बहुत कम देर तक अपने अंदर रख पाता है। वो पानी को रख नहीं पाता है, किसी तरह से रिस जाता है। तो यहाँ पर यह जल धारण क्षमता कम होती है, यानी जल को कम देर तक धारण करता है, इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं होती। ए नंबर इसका सटीक आंसर है। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इस बात का ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इस बात का ध्यान देना है। बी नंबर ऑप्शन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो विरंजक चूर्ण का सक्रिय घटक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। आयोडीन एक प्रकार का पोषक तत्व है, ये अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 35 में है गिंजर इज ए रूट। रूट माने जड़, यहाँ पर अदरक एक प्रकार का जड़ है कह सकते हैं। और इसके लिए कोड लिखा है, इसके लिए कोड क्या लिखा है? 4 1 2 3। और अगला है आपके पास, जिसके लिए हम कोड लिख देते हैं 7 5 4 2 2 अगला के लिए। और अगला के बाद है कोड 3 8 5। देखिए हम सबको इस कलर से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप आसानी से पकड़ सकें। चलिए फिर से एक बार, गिंगर इज ए रूट, इतना दे दिए हैं। और अगला है ए ट्री हैज ए रूट। 1 2 3 4 5, 3 2 5। अगला है ट्री इज ग्रीन, ट्री इज ग्रीन। तो अब कहता है इसमें बताइए रूट के लिए कौन सा वर्ड आएगा? रूट के लिए तो देखिए सबसे पहले इस सवाल में रूट कहाँ लिखा हुआ है, और रूट यहाँ पर है, रूट यहाँ भी है। तो रूट दो जगह, तो देखिए इन दोनों में कौन मिल रहा है? गौर कीजिए इन दोनों में कौन मिल रहा है। देखिए 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो पता तो चल नहीं पाएगा। तो और देखिए कुछ मिल रहा है, देखिए ए यहाँ भी मिल रहा है, ए यहाँ भी मिल रहा है। और देखिए कहीं पर ए ट्री यहाँ भी है, ए यहाँ भी मिल रहा है, ये यहाँ भी रखेंगे भाई। पहले अब देखिए हमको गिंगर को हटाना है, तो कैसे हटेगा? ईज को पहले हटाते हैं। चलिए ईज यहाँ है और ईज यहाँ है, ईज को पहले हटाते हैं। यानी पहला और तीसरा में देखिए कौन मिल रहा है? 3 8 5 तो यहाँ ये नहीं है, तो सबसे पहले ईज को हटा लिए। तो ईज के लिए क्या हो गया? 3 कोड हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आइए ईज के लिए हम निकाल लिए। अब रूट के लिए आइए, तो 2 वर्ड मिल रहा है, इन दोनों में 2 वर्ड है। कौन ऐसा वर्ड है जो 2? ईज ए के लिए भी 2 वर्ड आ रहा है और इसके लिए भी 2 वर्ड आ रहा है। तो गिंजर के लिए तो हम निकाल नहीं सकते हैं रूट के लिए। अब यहाँ सवाल में देखिए फंस गया सवाल। ये सवाल में गिंगर इज ए रूट 41 23 है लिखा हुआ, और 75 422 लिखा हुआ है। ए ट्री हैज ए रूट। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। देखिए इस सवाल में आंसर 4 बना दिया है, लेकिन 4 इसके आंसर सही नहीं होंगे। देखिए बाबू, यहाँ 4 है तो 4 यहाँ भी है, 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो रूट के लिए 2 लिखा हुआ है कि रूट के लिए 4 लिखा हुआ है, कन्फर्म नहीं है।
तो हम कह सकते हैं 4 या 2 इसके आंसर जाएंगे, यानी या तो 4 है या तो 2 है। इसके आंसर 4 बना रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए 4, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या जाएंगे, 4 या 2, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। तो 2 डी नंबर में लिखा हुआ है, तो इसके देखिए कंफ्यूजन था सवाल में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप गलत रखेंगे, इसलिए इसके आंसर ऑप्शन के अनुसार नहीं है, बनता इसी तरह से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर भी ब्याज देना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2010 से जो भी आपके सेविंग अकाउंट, जो बचत खाता है, उसमें जो भी पैसा, उसमें दैनिक रूप से ब्याज मिलता है, हर दिन का ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ दैनिक आधार पर हो गया, तो इसका आंसर डी हो गए। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सो देखिए, वॉलीबॉल के एक वस्तु 20% की छूट में 2400 रुपये में बेची गई। मान लेते हैं 100% का वस्तु है, 20% छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80%। इसको कितना में बेच रहे हैं, 2400 में, यानी 80% बराबर 2400। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2400 बटा कितना, 80। तो कहता है यदि 20% अगर 25% छूट देते तो कितना हो जाता। कहता है सवाल में यदि छूट 25% होता, तो पहले 100 में 20 छूट दिए तो 80, और 100 में अगर 25 का छूट दिए तो कितना हो जाएगा, 75। तो पूछ रहा है 75 का वैल्यू क्या है, तो 1% का वैल्यू अगर इतना, तो 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 बटा 80 गुने 75 कर देंगे। 8 तिया 24, 3 मरते कैंसिल, 75 तिया 5 तिया 7 तिया 21, 1 22, 2250। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर में है, तो 37 नंबर तो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल आप देखते होंगे इस तरह से खेलते हैं लोग, फुटबॉल एक रहता है, वो बीच में नेट लगा होता है, कुछ खिलाड़ी होते हैं, दोनों तरफ 6-6 खिलाड़ी होते हैं। यानी इससे सवाल पूछा गया कितने, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी दोनों तरफ कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उस तरफ भी 6 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी इस तरफ भी होते हैं, दोनों हाथ से उस तरह से बॉल को फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। कपड़ों के 3 टुकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। तो कहता है इनके द्वारा पूरा कपड़ा मापा जा सकता है। पूरा का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या का मान बताना है जो तीनों में मिल जाए। तो तीनों में मिलने वाला मस होता है, मस ही एक ऐसी संख्या होता है जो तीनों में शामिल होता है। तो तीनों का महत्तम निकालेंगे, तो महत्तम कैसे निकालेंगे, दशमलव में है, तो 126, 198 और 162, इन तीनों का पहले महत्तम निकाल लेंगे। तो महत्तम कैसे निकलेगा, सो देखिए, किसी भी एक संख्या को पकड़ लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। 6 2 8 1 9, 3 का कट रहा है, 9 8 17 18, 3 का कट रहा है, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है। तो सबसे पहले 3 का से देखिए, 3 गुने 3 चौके 12 कट गया, 3 दूनी 6, 42 मरते है ना। इसको और काटेंगे तो 6 7 42 लिख सकते हैं, 6 गुने 7 7 6 42। इसको तोड़ दिए, अब देखिए 3 से 3 कट रहा है, तो 3 कंफर्म हो गया कि 3 महत्तम में आएगा शामिल। छक्का से देखिए 6 पारा से, तो देखिए 6 से काटिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18 कट गया, 6 दूनी 12 और 4 6 7 42, 6 से भी कट रहा है, यानी 6 भी शामिल हो गया भाई। अब देखिए 7 से 7 दूनी 14, 15 16 22 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं काटेगा वो हट गया। तो 6 तिया 18, इसका क्या हो जाएगा, महत्तम। इन तीनों का जो तीनों को काट देगा वो महत्तम होगा। 18 से 18 26 से, इधर से 18 से भी कटेगा और 18 से ये भी कटेगा, तो 18 पहाड़ा से कट जाता है, 18 9 वर्ष 9 72 8 9 वर्ष 18 से है ना। तो 18 हो सकता है 11 मरते ही कट जाए, 11 मरते ही 18 तीनों को काट दे रहा है, तो जो तीनों काटता है वो महत्तम होता है। तो सबका दशमलव हटाए थे, तो यहाँ हो जाएगा 1.8, सॉरी 2 अंक के बाद है तो 1.18 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में, देखिए सब दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.8 मीटर गुने बटा, जैसे इसको 100 से जब भागा अति मारिएगा ना, गुना कीजिएगा ना, तो इस सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 0 टूट कर क्या है, 2 0 0 कट गया, 18 सेंटीमीटर है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है इसके आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं था, बस निकाल के महत्तम और सेंटीमीटर में चेंज कर देना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, त्रिरत्न की अवधारणा है। ऑप्शन है किसमें है भाई, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारस धर्म। देखिए त्रिरत्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है,
जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आदर्श। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये तीन हुए, तो दोनों में है, तो इसके आंसर बी और सी दोनों होंगे। तो यहाँ तो ऑप्शन देखिए, यही ना रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में बहुत जगह सेट में गलती है, मिसप्रिंट किया हुआ है। याद है उस समय जब 16 में परीक्षा पढ़ा था तो कई जगह गलतियां होती है, हर सेट में लगभग 8-10 गलतियां उस समय मिलता था। तो क्या हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लाया गया था, जो गलती था उसको सुधार कर करके। तो यहाँ पर आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। इस बात को आप बी और सी दोनों टिक करेंगे क्योंकि दोनों में त्रिरत्न है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, ऐसे बौद्ध धर्म वाला ज्यादा पूछता है, ये राइटर अगर बौद्ध धर्म बना दे तब भी आपको ध्यान देना है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों त्रिरत्न है बाबू, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? कहता है 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी बराबर कितना बाइट के बराबर होगा? सब बाइट में है, कितना बाइट के बराबर होगा? तो देखिए, सबसे पहले होता है बाइट, उसके बाद होता है केबी, और केबी के बाद होता है एमबी, और एमबी के बाद होता है जीबी, और जीबी के बाद होता है टेराबाइट। तो हमको जीबी तक है ना। तो अब देखिए, जीबी 1024 बिट बराबर होता है 1 केबी, और वही 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, और उसी तरह से 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, और उसी तरह से 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो आपको 1024 ने यहाँ सब 10 के घात पर पूछा है, तो सोचिए जीबी पर आप हैं और कई बार ऊपर जाइएगा 10 के घात पर, 1 2 3 यानी 10 पर बराबर इसको 1000 कर दिए, 3 जीरो लगा दिए जैसे, या फिर आप कर सकते हैं जैसे 1000 कई बार आया है, 1000 यहाँ पर है 1 2 3 बार, तो इसका प्रक्रिया 3 बार कर दीजिए, है ना। 1000 पर 3 कर दीजिए पावर, आंसर इसके मिल जाने चाहिए। आंसर नंबर सी, देखिए सी नंबर में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, गीगाबाइट टेराबाइट ये सब परीक्षा में आते रहता है, कभी कभी पूछ देता है। 1024 के भी होला तो याद रखिए खास करके। चलिए 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। एक व्यक्ति की चाल जो है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। कहता है यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, अब जो चाल है, अब जब 16 बढ़ जाएगा तो कितना चाल हो जाएगा? 40 में 16 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। अगर चाल आप 16 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहता है वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। 80 किलोमीटर की दूरी, अधिक दूरी तय कर सकता है। देखिए 40 जो चाल था और चाल 56 हो गया तो दूरी तो ज्यादा तय करेगा, लेकिन उतने समय में कितना ज्यादा दूर तय कर, 80 तय कर रहा है। तो चाल कितना घंटा में बढ़ गया? 16 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में बढ़ गया। तो सोचिए इतना है तो दूरी आपका 80 है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर है चाल, तो 80 किलोमीटर दूरी अधिक तय हुआ। तो काटेंगे तो 16 × 25 80 यानी 1 किलोमीटर अगर दूरी चाल तय होगा तो 5 किलोमीटर दूरी तय होगा। अगर चाल आप 1 किलोमीटर पर आवर रखिएगा तो 5 किलोमीटर दूरी तय होगा। कहता है बता दीजिए आप हमको वास्तविक दूरी क्या होगा? वास्तविक दूरी निकालने के लिए गुना कर दीजिए भाई 40 में, क्योंकि चाल गुने अगर दूरी निकालना चाहेंगे तो ये 1 किलोमीटर यहाँ पर 5 किलोमीटर तय हो रहा है, यानी 40 बचे कितना? 200, इतना होगा, 200 किलोमीटर दूरी तय होगा। दूसरा मेथड में भी आप बना सकते हैं, जैसे चाल अभी 40 है 56 हो गया, तो चाल ही दिया हुआ है और चाल का उल्टा होता है समय, तो इधर लाइएगा तो 56 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। काटिएगा 8 × 5 40 और 8 × 7 56। देखिए 2 यूनिट बराबर कितना? 80। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 40। अब ये हो गया आपका वास्तविक समय 5 वाला आ गया, 40 × 5 200, इधर भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका से आप सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़िए। 42 नंबर क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? एक गांव में स्कूल डब्लू, स्कूल एक है डब्लू नाम का स्कूल है, स्कूल है जिसका नाम क्या है? डब्लू। ये क्वेश्चन नंबर 43 है भाई। एक गांव में स्कूल डब्लू नर्सरी से चौथा तक पढ़ाता है, मान लेते हैं 1 से लेकर 4 तक पढ़ाता होगा, है ना, डब्लू नाम का स्कूल। कहता है प्रदान करता है उसी गांव में स्कूल बी, एक स्कूल और है जिसका नाम क्या है? बी नाम का स्कूल है, जो पढ़ाता है बी और के, 2 स्कूल है बी और
के। गांव में 3 स्कूल हो गया, देखिए W और B और K हो गया। कहता है ये 5वां से 10वां तक पढ़ाते हैं, 5वां से 10वां तक पढ़ाते हैं। और कहता है स्कूल F जो नजदीकी एक शहर में है, एक स्कूल है लेकिन ये शहर में है पड़ता है, याद रखिएगा इस शहर में पड़ता है, गांव में नहीं है। और इसका नाम क्या है भाई, F नाम है। और 11वां और 12वां यानी 11 और 12 को पढ़ाता है। कहता है गांव में केवल 3 स्कूल है, बिल्कुल 1 2 3 स्कूल है, ये तो शहर में था स्कूल। कहता है स्कूल गांव में माता पिता ने स्थानीय पंचायत से अधिक स्कूलों के अनुरोध किया है। मतलब गांव के जो महिलाएं हैं, जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने पंचायत से यह आग्रह किया कि स्कूल जो है और लाया जाए गांव में। तो अब देखिए यहाँ पर पहला कथन क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है कि गांव में स्कूल कम है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब माता पिता बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे तो स्कूल के लिए आवेदन करेंगे कि हाँ स्कूल लाइए, क्यों करेंगे जब पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। शिक्षकों की कमी के कारण गांव के स्कूल शहर के स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। नहीं, स्पर्धा क्या करना है, ये पढ़ाता है 5वां तक, ये पढ़ाता है 11 12 को, तो स्पर्धा इसमें नहीं करना है। C नंबर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए गांव के बच्चों को नजदीकी एक शहर की यात्रा करनी पड़ती है। देखिए इसलिए मांग किया गया स्कूल का कि वहां के बच्चे बगल वाले शहर में जाते थे 11 12 करने के लिए, तो C नंबर इसका सही आंसर है। इसलिए मांग किया गया, उसको अगर गांव में आ जाता है तो शहर में जाना पड़ेगा उनको पढ़ने के लिए, तो C नंबर इसका सही है। और D नंबर था यदि स्कूल F की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना शुरू करता है। नहीं, अगर ये भी F नाम का स्कूल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा 1 से लेकर 4 5वां 7वां तक, तो फिर लाने की क्या जरूरत है, पहले से तो गांव में ही है 10वां तक। तो आपको ये जो स्कूल है जो माध्यमिक शिक्षा का जो उच्चतर शिक्षा है, इसको आपको गांव में लाना चाहिए, इसके लिए अनुरोध किया गया था। तो C नंबर इसके सटीक आंसर होंगे। देखिए कुछ ऐसे सवाल होंगे जो समझने लायक है, इसको आपको समझना होगा। कहता है AB रक्त वर्ग क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, AB रक्त और देखिए AB और O 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो AB जो है वो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही, ये सभी प्रकार के रक्त को ग्रहण कर लेता है, A को भी, B को भी, O को। और O जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो सबको रक्त दे सकता है ना। O नाम का जो ब्लड ग्रुप है जिसका, वो सबको रक्त दे सकता है और AB सबसे रक्त ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। कहता है A, B और O रक्त वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है, A, B और O रक्त वाले को नहीं, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा नहीं, AB को सार्वभौमिक नहीं होता, किसी भी वर्ग के रक्त ले सकता है। C नंबर इसका सही है। AB क्या कर सकता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज में पहली सूची में शामिल किया गया था। गुवाहाटी असम में पड़ता है। गुवाहाटी को जो है 20 शहरों की सूची में, स्मार्ट सूची में, स्मार्ट शहर की सूची में रखा गया था। और स्मार्ट शहर सूची क्या होता है, उस शहर में वैसी सुविधाएं या वैसी व्यवस्था करनी होती है जो विश्व स्तरीय शहर की श्रेणी में आता है, आए हैं ना, इसलिए स्मार्ट सिटी का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, कॉस त्रिकोणमिति का है, 1110 डिग्री का मान बताइए। तो जब भी 360 डिग्री से चल जाता है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है ना। तो जब भी 360 डिग्री से प्लस कर जाएगा तो तोड़ देना है इसको। देखिए कॉस 360 डिग्री गुने 3 या 9 में तोड़ते हैं, 360 प्लस 30 में टूट जाएगा। देखिए 36 तिया 108 यानी 1080 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 1110 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो यानी इतना में आप तोड़िएगा तो 1110 आएगा। जब भी 360 से ऊपर चल जाएगा तो इसी गुणनखंड में तोड़ा जाता है। तो इधर वाला का वैल्यू नहीं होता है, बस 360 का वैल्यू, यानी cos 360 डिग्री प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू। तो sin 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2। देखिए कौन से ऑप्शन में √3/2 है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। तो sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2, तो cos 30 का मान भी √3/2 हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 49 तक ये जो 3 सवाल है, तीनों ग्राफ के हैं।
और एक ग्राफ बना दिया गया है, एक गोल जैसा ग्राफ बना दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है। देखिए इधर लिखा हुआ है मैंगो, यानी मैंगो का पेड़ है 35% में है। अगला ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज का है 20% में। अगला है चीकू, CHIKOO, चीकू का कितना है 20% में, याद रखना है। जामुन, JAMUN, जामुन का कितना है 10% है। और बनाना, BANANA, बनाना का कितना है 15% है। सबका ग्राफ लिखा हुआ है। कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों का विवरण दर्शाता है। ये टोटल जो है एक खेत है जिसमें फलों का विवरण दर्शा रहा है, यानी आम का पेड़ है 35%, ऑरेंज यानी संतरा का पेड़ है 20%, चीकू का पेड़ है 20%, जामुन का पेड़ 10% और बनाना का पेड़ 15% है। ठीक है, तो कहता है उस आधार पर आप सवालों के जवाब दीजिए। कहता है केले का सेक्टर कौन कितना है। सबसे पहला बात आता है, अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो सब का मान होगा 100%, कुल का मान कितना होगा 100%। और अगर डिग्री में रहता है, डिग्री में दिया हुआ तो सबका मान होता 360 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है। ये दो चीज तो आप बिल्कुल याद रखिए, याद रखिए। प्रतिशत में है तो 100% और डिग्री में है तो 360 डिग्री। तो यहाँ प्रतिशत में सब दिया हुआ है। कहता है केले का सेक्टर कौन बताइए। केला कितना है भाई, देखिए 15%। तो सबसे पहला बात याद रखिए, ये अपने आप में केला का मान पूछा है 15% का वैल्यू, और टोटल होता है 100%, याद रखना है। अब इसको डिग्री में बदलना है तो 360 से गुना कर देंगे। 15% को डिग्री में चेंज करना है तो 15% बटा कुल मान हो गया 100 गुने 360, डिग्री में लाने के लिए गुना करेंगे। किसी का निकालना चाहिएगा, अगर मैंगो का निकालना चाहिएगा तो कहिएगा 35/100 गुने 360। अगर जामुन का निकालना चाहिएगा तो 10/100 गुने 360। सब में 360 से 0 से गुना करना है, डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं, इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 18 तिया कितना 54 डिग्री आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर में है। तो पहला सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि कुल पेड़ 960 है, कुल पेड़ कितना मान है 100%, प्रतिशत में है तो कह सकते हैं कि 100% बराबर 960। तो कहता है बताइए कितने आम के पेड़ हैं। आम का मान कितना है 35%, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 960/100। तो आपसे पूछ दिया आम के पेड़ का, आम का मान 35 है तो कहेंगे 960/100 गुने 35। कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया। 336 जो भी है छट के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 का 49 नंबर है, खेत में चीकू और आम के पेड़ का, खेत में चीकू और आम को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 और 20 55। चीकू और आम के पेड़ का जामुन संतरा और केला, सबको जोड़ेगा तो होगा 45, क्योंकि टोटल तो 100 अपने आप में, तो 55 ले लिया तो 45 है ना बचा। इनका अनुपात पूछा है 11/55, 9/45, 11:9। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। बहुत इजी सवाल था, इसको थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तब बना दीजिएगा, ग्राफ का सवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या समानता है। क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और आर्सियन। ये सभी गैस है नहीं, ये सभी गैर धातु हैं। देखिए ये सब धातु की श्रेणी में नहीं आता, ये सभी क्या आते हैं गैर धातु श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक बताए हैं। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कल आपको एक नए वीडियो के साथ 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक ले।